नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 30 जुलाई है और आज की तारीख का संबंध है भारतीय पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF के श्रीलंका पहुंचने से। 29 जुलाई वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार तमिल सिंहल लोगों के बीच में अंतर्विरोध एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गए थे, क्योंकि तमिल वहाँ पे माइनॉरिटी थे, सिंहल लोग वहाँ पे मेजॉरिटी थे। किस तरह LTTE का जन्म हुआ हमने ये बताया था, और ये भी कि भारत इसमें कैसे शामिल हुआ और फिर कैसे भारत श्रीलंका शांति समझौता अपने अंजाम तक पहुंचा, उस पर साइन हुआ। इसके आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। 29 जुलाई को हुए शांति समझौते के अगले दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा, श्रीलंका में बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समझौते को लागू करने के लिए श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी है। श्रीलंका की सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि जाफना प्रायद्वीप और यदि आवश्यक हुआ तो पूर्वी प्रांत में भी श्रीलंका के संघर्ष रोकने और हथियारों के आत्मसमर्पण को सुनिश्चित करने के लिए हमें उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका शांति समझौते के तहत हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज यानी 30 जुलाई 1987 को भारतीय सेना की सशस्त्र टुकड़ियां जाफना पहुंच चुकी हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि ऐसा श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर किया गया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में जो बयान दिया उस पर अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि बार बार वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की सेना श्रीलंका के आग्रह पर भाग गई है, अतः ये विदेशी हस्तक्षेप का मामला नहीं है। लेकिन दुनिया में जब भी विदेश नीति और डिप्लोमेसी की बात होती है तो हमारी उम्मीद के विपरीत कोई बहुत शूशा नहीं होता है, कोई फायर ब्रांड बयान नहीं होते हैं। बहुत महीन या सटल तरीके से आप अपनी बात रखते हैं और इसी तरह इस बात को लिया भी जाता है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों यानी जब इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है जुलाई 2021 के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इस वक्त, उनसे भी मुलाकात की। इस यात्रा में एक खास मुलाकात का जिक्र आप बहुत बार सुनेंगे, वो है दलाई लामा के प्रतिनिधि से ब्लिंकन की मुलाकात। चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में खटास है, लेकिन इस दौरे पर ब्लिंकन ने चीन पर कोई बयान नहीं दिया, कहीं कोई जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जो संदेश वो चीन को देना चाहते थे वो इस एक मुलाकात से उन्होंने दे दिया और चीन समझ भी गया। 30 जुलाई 1987 पर लौटते हैं। इस दिन राजीव गांधी भी अपने बयान से खास संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। ये संदेश था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। संदेश कि भारत ने किसी देश के आंतरिक मामले में जबरन दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन ये भी सच है कि भारत इस पूरे मामले में गच्चा खा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने बड़ी ही चालाकी से पूरी जिम्मेदारी से हाथ खींचा और सारा का सारा क्रेडिट भी ले लिया। चूंकि संघर्ष श्रीलंका सरकार और LTTE के बीच था तो समर्पण की जो शर्तें तय हुई थी उसे मनवाने या लागू करने की जिम्मेदारी भी श्रीलंका की सेना की होनी चाहिए थी। लेकिन जयवर्धने ने दक्षिण श्रीलंका में हो रहे दंगों का हवाला दिया और कहा कि IPKF की जरूरत है, क्योंकि श्रीलंका की सेना को दक्षिण श्रीलंका पर ध्यान देना है। यानी जो हाई टेम्परेचर वाला एरिया था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, वहां से उन्होंने अपनी फौज पीछे खींच ली। इस बीच सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि औपचारिक रूप से LTTE समझौते का हिस्सा नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे भारत सरकार ने लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण से अंडरस्टैंडिंग बनाने की काफ़ी कोशिश की थी। पीस अकॉर्ड साइन होने से पहले 22 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और प्रभाकरण की एक खास मुलाकात हुई भी थी। 2 विशेष हेलीकॉप्टर भेजकर प्रभाकरण को जाफना से भारत लाया गया ताकि शांति समझौते की शर्तों पर उसे मनाया जा सके। इस मीटिंग से पहले बार बार प्रभाकरण एक ही बात को दोहरा रहे थे, वो ये कि श्रीलंका की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस समय के उनके इंटरव्यूज आप देखेंगे या सरकारी अधिकारियों से जो उनकी बात हुई उसका जो अब जिक्र मिलता है उसको जानेंगे तो आप यही पाएंगे कि प्रभाकरण दिल से समझौते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रभाकरण ने अनमने ढंग से हामी भर दी, लेकिन इनफॉर्मल रखा उसे। खैर, प्रभाकरण समझौते को लेकर राजी तो हुए, पर उन्होंने लिखित में कोई वायदा नहीं किया। सब कुछ मुंहजुबानी और भरोसे पर टिका हुआ था। प्रभाकरण से मुलाकात के अंत में राजीव गांधी उन्हें एक तोहफा देना चाहते थे। कुछ न मिला तो उन्होंने अपने बेटे यानी राहुल गांधी से कहा कि वो उनकी जैकेट ले आएं। ये जैकेट बुलेट प्रूफ थी। प्रभाकरण को जैकेट देते हुए राजीव गांधी ने कहा, अपना ध्यान रखना। जाने अनजाने शायद वो प्रभाकरण को ये जताना चाहते थे कि भारत तमिलों की सुरक्षा करेगा। खैर, अकॉर्ड पर दस्तखत हुए और 30 जुलाई को भारत की सेना जाफना पहुंच गई।
1971 में बांग्लादेश में मिली सफलता के बाद राजीव गांधी सेना को लेकर अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि सेना के पहुंचने से समाधान जल्दी हो जाएगा और उत्तर तथा पूर्व के इलाकों में तमिलों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे तो वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। पर एलटीटीई, जिसकी तुलना उस समय जापान के कामिकाजी बॉम्बर से की जाती थी, अलग तमिल राष्ट्र से कम पर राजी नहीं था। दूसरी तरफ सिंहल सुप्रीमेसिस्ट इस बात पर नाराज थे कि एक दूसरे देश की सेना श्रीलंका में घुसकर तमिलों की आज़ादी के लिए लड़ रही है। बहरहाल एलटीटीई ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया, जिसके चलते एलटीटीई और आईपीकेएफ में लड़ाई छिड़ गई। 2 साल के अंदर आईपीकेएफ ने एलटीटीई के मिड लेवल के काडर में से काफ़ी लोगों का सफाया कर दिया, लेकिन 1989 में बोफोर्स कांड के कारण राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। उधर श्रीलंका में भी राष्ट्रपति की कुर्सी पर राणा सिंह प्रेमदासा बैठ चुके थे। सरकार में हुई इस उठापटक ने संघर्ष को एक नया मोड़ दिया। प्रभाकरण को लगा कि आईपीकेएफ का मिशन लंबा चला तो एलटीटीई का सफाया हो सकता है। सिंहल लोगों के विरोध के चलते राष्ट्रपति प्रेमदासा भी आईपीकेएफ के लौट जाने का अनुरोध कर ही रहे थे। आईपीकेएफ से विरोध के चलते प्रेमदासा और प्रभाकरण के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। उनकी सरकार एलटीटीई को हथियार सप्लाई करने लगी और रातों रात पूरे कोलंबो में आईपीकेएफ के खिलाफ पोस्टर लग गए, जिनमें लिखा था आईपीकेएफ यानी इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स। हालांकि अपना काम निकल जाने के बाद 1993 में एलटीटीई ने एक आत्मघाती हमला कर प्रेमदासा की हत्या भी की थी। सरकार बदल जाने के बाद श्रीलंका को लेकर भारत का रुख भी बदल चुका था। वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में आईपीकेएफ को वापस बुलाया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे भारत का वियतनाम मूवमेंट नाम दिया, क्योंकि हमने खूब नुकसान उठाया था और कोई बहुत टैंजिबल रिजल्ट हमको मिला भी नहीं था। 3 साल चले इस मिशन में भारत के 1200 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जिनकी याद में 2014 में भोपाल में एक मेमोरियल बनाया गया। इस बीच 1990 में तमिलनाडु का नीलगिरी इलाका, जहां श्रीलंकाई तमिलों के कुछ गुट रहते थे, उनके और जाफना के बीच कुछ संदेश इंटरसेप्ट किए गए। इन संदेशों में राजीव गांधी और उड़ा दो मार दो जैसे शब्दों का जिक्र था। उस समय आईपीकेएफ के काउंटर इंटेलिजेंस हेड हुआ करते थे कर्नल हरिहरन। उन्होंने ये बात सीधे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई। आईबी को लगा कि तमिलों का गुस्सा आईपीकेएफ को लेकर है, जिसे वापस बुलाया जा चुका है, और राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, इसीलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 1988 से 1994 तक रॉ के हेड होते थे बी रमन। अपनी किताब में रमन ने बताया कि इस दौरान जर्मन इंटेलिजेंस ने उन्हें एक और इंटरसेप्ट के बारे में बताया, जिसके अनुसार एक व्यक्ति जो एलटीटीई का समर्थक था बार बार मद्रास का दौरा कर रहा था। खास बात यह थी कि ये व्यक्ति एक एक्सप्लोसिव यानी धमाकों का एक्सपर्ट था। ये सब क्या और क्यों हो रहा था, इसके लिए उस वक्त से 1 साल पहले की एक घटना को जानना होगा। आईपीकेएफ के ऑपरेशंस के दौरान 24 जुलाई 1989 को द हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें लिखा था एक शूट आउट में प्रभाकरण मारा गया। ये खबर तो झूठ निकली, लेकिन प्रभाकरण को इससे भारत के मंसूबों की भनक लग गई। मंसूबा ये कि दिल्ली उसे मरवाना चाहती है। इसके चलते उसने अंडरग्राउंड होने का प्लान बनाया और वो जाफना के जंगलों में छुप गया। सेना से बचने के लिए वो किसी भी जगह पर 1 रात से ज्यादा रुकता नहीं था। दिल्ली की निगाह उस पर बनी हुई थी, लेकिन खबर लगने पर वो मिनटों में गायब भी हो जाता था। इन दिनों उसके पास बस एक मूवी प्रोजेक्टर हुआ करता था। फिल्में देखना उसको बहुत पसंद था। कमल हासन की फिल्म ओरू कैदियानी डायरी उसकी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी बदले पर आधारित थी। एक और फिल्म थी जिसे वो बार बार देखा करता था। ये थी फ्रेड जिनेमान की 1973 में आई फिल्म द डे ऑफ द जैकल। फिल्म एक अंडरग्राउंड अर्धसैनिक समूह फ्रांसीसी राष्ट्रपति की हत्या का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब उनके कई प्रयास विफल हो जाते हैं तो वो द जैकल नाम के कुख्यात हिटमैन को ये काम सौंपते हैं। कुछ इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना है कि इन फिल्मों को देखकर ही उससे राजीव गांधी को मारने का प्लान दिमाग में आया, जबकि कई का कहना है कि इस पूरे इवेंट, इस पूरे प्लानिंग, इस पूरे मर्डर के पीछे, असैसिनेशन के पीछे मोसाद और सीआईए थे। जो भी कारण रहा, 1990 में ही उसने ठान लिया था कि राजीव गांधी की हत्या वो करेगा। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि अगर राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बनते तो उसे डर था कि आईपीकेएफ वापस श्रीलंका भेजी जाएगी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव की सुरक्षा इतनी कड़ी हो जाती कि उसे भेद पाना मुश्किल होता, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन होती। इसीलिए चुनाव से पहले ही ये काम किया जाना जरूरी समझा गया। इसी के तहत एक योजना बनाई गई। उसने अपने 4 मुख्य कमांडरों को बुलाया और उन्हें अपना प्लान बताया। इन कमांडरों में से एक था बेबी सुब्रमण्यम, जो भारत में तमिलनाडु से ऑपरेट करता था। इस काम के लिए सुब्रमण्यम ने मद्रास में एक प्रिंटिंग प्रेस को अपना अड्डा बनाया, कुछ लोकल लोगों को अपने मिशन में जोड़ा
2 फोटोग्राफर्स को भी चुना ताकि हत्या को कैमरे में कैद किया जा सके। अप्रैल 1991 में लिट्टे की 2 खास मेंबर्स धनु उर्फ गायत्री और शुभा उर्फ शालिनी को इस काम के लिए चुना गया। हत्या को कैसे अंजाम देना है इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस भी की गई। 12 मई को राजीव गांधी पर होने वाले असैसिनेशन अटेम्प्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल नेता वीपी सिंह की रैली को चुना। सिंह ये रैली करुणानिधि के सपोर्ट में करने आ रहे थे। जगह थी मद्रास से 40 किलोमीटर दूर थिरुवल्लूर। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। इतना ही नहीं, जब वीपी सिंह रैली के लिए पहुंचे तो धनु ने आगे बढ़कर उनके पैर भी छुए, जैसा कि वो राजीव गांधी के साथ करने वाली थी। जब पूरा प्लान तय हो गया तो इन लोगों ने 20 मई की रात एक फिल्म देखी और अगली सुबह श्री पेरुम्बदूर के लिए निकल गए। राजीव गांधी यहाँ एक चुनावी रैली में आने वाले थे। जैसे ही राजीव गांधी पहुंचे, सब लोग उन्हें माला पहनाने के लिए आगे आए। इनमें से एक धनु भी थी। इस दौरान वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर अनुसुईया ने धनु को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि वो उन्हें आगे आने दे। धनु ने राजीव को चंदन की माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी, वैसे ही जैसे 9 दिन पहले उसने वीपी सिंह के पैर छुए थे। फर्क बस इतना कि कुर्ते के नीचे डेनिम की जैकेट में एक बम छिपा था। राजीव गांधी जैसे ही धनु को ऊपर उठाने के लिए झुके, धनु ने बम का बटन दबा दिया। तारीख थी 21 मई 1991। इसके ठीक 18 साल बाद यानी 18 मई 2009 को वेलुपिल्लई प्रभाकरण श्रीलंका की सेना के हाथों मारा गया और इसी के साथ लिट्टे ने अपनी हार भी मान ली। इस कहानी का कुछ नाटकीय रूपांतर आपने अमेजॉन प्राइम की सीरीज फैमिली मैन 2 में देखा होगा। अमेजॉन प्राइम पर ही एक और सीरीज मौजूद है जिसका नाम है द मैन इन हाई कैसल। इस सीरीज की कहानी इस प्रकार है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर हिटलर जीत जाता तो क्या होता। बाकी स्पॉयलर्स हम नहीं देना चाहते हैं, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। हम समझते हैं कि केवल बड़ी बड़ी घटनाएं भविष्य पर असर डालती हैं। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर सुरक्षा एजेंसियों ने रेडियो इंटरसेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया होता या सब इंस्पेक्टर अनुसुईया ने धनु को आगे बढ़ने से रोक ही लिया होता तो हमारा वर्तमान कैसा होता। आज राजीव गांधी जिंदा होते यानी कि 2021 में, तो उनकी उम्र 77 साल होती। तुलना के लिए देखें तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 70 साल है। ये ख्याल बटरफ्लाई इफेक्ट के हिस्से जमा हो जाता है। वही बात कि अमेज़न के जंगलों में कहीं एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो दूर यूरोप में तूफान आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी मिथिलेश ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।